बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 6। हम लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को, और जिसमें 3 डोमेन्स हैं ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो हम इन तीनों डोमेन्स को डिस्कस करेंगे। सो आ जाएं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम एंड देखते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या कहती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ना, वो 1956 में दी गई थी। ही वाज गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम। एक्चुअली बेंजामिन ब्लूम एक कमेटी को लीड कर रहे थे, जिसमें दूसरे जो है ना साइकोलॉजिस्ट भी थे। सो इट वाज गिवन फर्स्ट इन 1956 एंड द फर्स्ट डोमेन वाज कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ हायरार्किकल फ्रेमवर्क। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हायरार्की देता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स देता है, and used by educators to classify and structure educational objectives। क्यों यूज होता है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज होता है, उनको स्ट्रक्चर करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। हम इसको इसके लिए भी यूज करते हैं ताकि हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन कर सकें एंड क्रिएट इफेक्टिव असेसमेंट्स, और ऐसी असेसमेंट क्रिएट कर सकें जो कि इफेक्टिव हो इन दैट environment or in that learning process or teaching process. So it actually works on educational objectives and assessment. So this taxonomy encompasses 3 domains। इसमें 3 डोमेन्स आ जाती हैं। कॉग्निटिव, जब भी हम कॉग्निटिव की बात करते हैं इसका मतलब यही होता है इंटेलेक्चुअल या थिंकिंग माइंड प्रोसेस, जिसको हम नॉलेज बेस्ड होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन इज एक्चुअली नॉलेज बेस्ड। अफेक्टिव इज इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एटीट्यूड बेस्ड। ठीक है, अफेक्टिव जो है वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं या एटीट्यूड बेस्ड है। एंड साइकोमोटर जो है ना, वो डील करती है फिजिकल स्किल्स से एंड एबिलिटीज से। 3 डोमेन है। कॉग्निटिव नॉलेज पे फोकस करती है, अफेक्टिव एटीट्यूड्स पे फोकस करती है, एंड जो स्किल्स पे फोकस करती है वो जो है ना साइकोमोटर है। एक्चुअली इनको KSA भी लिखते हैं, KS एंड ए। KSA क्यों लिखते हैं कि नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स पे फोकस है। नॉलेज पे कॉग्निटिव डोमेन डोमेन, स्किल्स पे जो है ना साइकोमोटर डोमेन, एंड एटीट्यूड्स पे आपका इमोशनल सॉरी अफेक्टिव डोमेन का है फोकस। सो इन ओरिजिनल 1956 टेक्सोनोमी फोकस्ड सोलली ऑन कॉग्निटिव मॉडल। सबसे पहले जो है ना कॉग्निटिव मॉडल पे बिगिनिंग में फोकस किया गया था 1956 में। जो ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनोमी थी ऑफ लर्निंग that can be applied in the classroom. An effective model of learning was published in 1964 में पब्लिश हुआ, जो अफेक्टिव मॉडल था। और जो साइकोमोटर मॉडल था वो 1970s में पब्लिश हुआ था, और इसके लिए लिखते हैं 1973। So Bloom's work significantly influenced the concept of mastery learning। इसने मास्टरी लर्निंग के कॉन्सेप्ट को भी इन्फ्लुएंस किया, which promotes personalized feedback and clearly defined outcomes to enhance student achievement। स्टूडेंट की अचीवमेंट को एनहेंस करने के लिए इट प्रोमोट्स एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक एंड डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें देता है। So these were these are the general we can say points or discussions and definitions 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 of Bloom's taxonomy। नॉलेज, नॉलेज के बाद कंप्रीहेंशन था एप्लीकेशन। तो यहाँ पे नॉलेज की जगह आ गया है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग भी सिंपली वही जो था रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका एक्शन वर्ब लिस्ट, डिफाइन, आइडेंटिफाई, रिकॉल, नेम एटसेट्रा है। एग्जांपल नेमिंग केमिकल एलिमेंट्स, नेम देना केमिकल एलिमेंट्स को, ये बिल्कुल ही जो है ना रिमेम्बरिंग में आता है। अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना। ठीक है, लाइक समराइजिंग द मेन आइडियाज ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। देन अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या है? देन अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या है बेटा? अप्लाइंग है by using new information या information practically in new situation। solve है, demonstrate है, implement है। solving a math problem, it's a application level। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो तीनों है ना, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, इनको एक नाम देते हैं जो कि है लोअर ऑर्डर थिंकिंग का। ठीक है, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आ जाते हैं। वहाँ पे एमसीक्यूज डेवलप हो सकता है कि आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग में कौन से इन्वॉल्व हैं स्टेजेस: रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, या फिर रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवाल्युएशन, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। तो ऐसे 3 एमसीक्यू पार्ट्स दे के आपको एमसीक्यू दे सकता है।
इसके बाद है हम हायर ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। हायर ऑर्डर में वही तीन अगली डोमेन्स हैं। एनालाइजिंग है जो है ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स, जिसमें आप कंपेयर करते हैं थीम्स को एंड डिफरेंट लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट को। एग्जांपल इसका ये है। एनालाइज आ सकता है इसमें वर्ब, कंपेयर, कंट्रास्ट, एग्जामिन एटसेट्रा। और पांचवा नंबर है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग इज एक्चुअली जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के बेस पे आप किसी चीज़ को जज कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, क्रिटिक कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएटिंग स्टेज। एंड इसका एग्जांपल ये है कि क्रिटिकली असेस द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च स्टडी। असेस करना रिसर्च स्टडी को, असेस करना किसी कॉन्सेप्ट को, ये इवैल्यूएटिंग में आएगा। क्यूरेटिंग क्या है? प्रोड्यूसिंग अ न्यू और ओरिजिनल वर्क। यहाँ पे जैसे मैंने पहले कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कोई जो है ना एक साइंसदानों की तरह नई चीज़ बनाना। न्यू आइडिया भी हो सकता है, कोई न्यू हाइपोथेसिस भी बन सकता है। इसमें क्रिएट है, डिज़ाइन है, इन्वेंट है, डेवलप है, कंस्ट्रक्ट है, कंपोज है एंड प्रोपोज है। एग्जाम्पल डिजाइनिंग एंड ओरिजिनल साइंस एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, कोई आइडिया देना। हायर ऑर्डर की इम्पोर्टेंस क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? अगर हम जब जहाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे हैं, तो हायरार्की की इम्पोर्टेंस ये है कि भाई अप्लाई नॉलेज क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली इन नॉवेल सिचुएशंस। न्यू सिचुएशंस में हम जो है ना क्रिएटिवली नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं एंड क्रिटिकली मूव बियॉन्ड द रोट मेमोराइजेशन। अब हमारा फोकस जो होता है रोट मेमोराइजेशन पे नहीं होता है, बल्कि डीप मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। हम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अडाप्टिव लर्नर हो जाते हैं एंड केपेबल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन हो जाते हैं। सो हायर ऑर्डर थिंकिंग इज एसेंशियल इन 21st सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी में एसेंशियल है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू फेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, थिंक क्रिटिकली एंड कंटिन्यूअसली इनोवेट इन रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। जो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट्स हैं इन 21st सेंचुरी, इसके लिए लाजमी है कि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग को सीखें, लाइक एनालाइजिंग, एवेल्यूशन एंड क्रिएट। ये रिवाइज्ड जो है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हमने जो है ना लेबल। जी, तो ये हमने रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को लेबल किया है। ठीक है, उसमें आ जाता है आपका रिमेंबर है, सिंपल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जैसे कहा हमने, ये रिमेंबर है। ठीक है, डिफाइन, रिप्लिकेट एटसेट्रा। देन दूसरे नंबर पे आपका अंडरस्टैंड है, क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस। अप्लाई में एग्जीक्यूट है, इम्प्लीमेंट है, सॉल्व है। एनालाइज में आपका डिफरेंट है, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट है। इवैल्यूएट में आपका अप्रेज है, आर्ग्यू है, डिफेंड है, जज है, सिलेक्ट है, सपोर्ट, वैल्यू एटसेट्रा। देन क्रिएट में आपका डिजाइन, असेंबल एटसेट्रा वगैरह आ जाता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है ब्लूम्स के ओरिजिनल और रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में? पहले ये है कि जो ओरिजिनल थी उन्होंने नाउन्स यूज किए, लाइक नॉलेज, कम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन एटसेट्रा। लेकिन रिवाइज जो थी उन्होंने एक्टिव वर्ब पे फोकस किया, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। ठीक है, टू रिफ्लेक्ट डायनामिक कॉग्निटिव प्रोसेस मोर एक्यूरेटली। The revised version notably elevates creating as the highest form of cognitive activity। अब जो revised version में उनमें जो highest form of cognitive activity है वो है creating। लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन था उसमें जो हाईएस्ट फॉर्म था वो था इवैल्यूएशन। ठीक है, एम्फोसाइजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एज सेंट्रल एजुकेशनल गोल्स। अच्छा, इसको देख लें। अ, यानी पहले पे नॉलेज है, नॉलेज और इसको रिमेंबर किया गया है, वर्ब चेंज किया गया, नाउन से वर्ब, कंप्रीहेंशन से अंडरस्टैंड, वर्ब चेंज किया गया, एप्लीकेशन से अप्लाई, वर्ब है। ठीक है, एनालिसिस से एनालाइज, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज किया गया, यहाँ नाउन था, यहाँ फॉर्म था। ठीक है, अब क्या है, देखें जो साइंथेसिस था और इवोल्यूशन था, पांचवा और छठा नंबर, तो इवोल्यूशन को रिवाइज्ड वर्जन में पहले लेकर आए हैं और साइंथेसिस को बाद में लेकर आए हैं, सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज करते हुए। इवोल्यूशन हो गया इवालुएट, छठे पंचवें नंबर पे आ गया, और जो सिंथेसिस था वो वर्ब होके क्रिएट हो गया एंड देन वो छठे नंबर पे हो गया, लास्ट लास्ट पे एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी हो गया। यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है भाई लोअर ऑर्डर, लोअर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यहाँ से ना ये जो है ना लोअर लोअर टू आप हायर जा रहे हैं, लोअर टू हायर, 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 हायर देन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज दैट इज द क्रिएटिंग। सो लोअर ऑर्डर में एक्चुअली आपके ये तीन आ जाते हैं, ये जो तीन है अप्लाई तक। एंड देन हायर ऑर्डर में थिंकिंग में आपके ये तीन आ जाते हैं, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। अच्छा,
इन्होंने एक नॉलेज डायमेंशन पे भी फोकस किया था। एंडरसन एंड केराथोल 2001 इंट्रोड्यूस द नॉलेज डायमेंशन। उन्होंने नॉलेज डायमेंशन दी थी विच कॉम्प्लीमेंट द कॉग्निटिव डोमेन, जो कि कॉग्निटिव डोमेन को कॉम्प्लीमेंट करती है। बाय बाय व्हाट लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, द लर्नर्स क्या सीखेंगे। सो व्हाट कॉग्निटिव डोमेन डिस्क्राइब्स हाउ लर्नर यूज एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कॉग्निटिव डोमेन का ये फोकस था कि लर्नर इंफॉर्मेशन को एंड नॉलेज को कैसे प्रोसेस करेंगे। लेकिन जो नॉलेज डायमेंशन है ना, कि वो फोकस करती है कि स्टूडेंट्स कौन सी टाइप ऑफ नॉलेज के साथ इंगेज होंगे। वो नॉलेज में भी फैक्चुअल नॉलेज हो जा सकती है, नॉलेज ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, फैक्ट्स के हिसाब पे टर्मिनोलॉजी एंड डिटेल एसेंशियल डिसीजन लाइक हिस्टोरिकल डिटेल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स एटसेट्रा। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल थ्योरीज। एंड देन वो प्रोसीजर नॉलेज भी हो सकती है, नोइंग हाउ टू परफॉर्म टास्क एंड प्रोसेस इट। ये जानना है कि एक टास्क को कैसे करें और उसको प्रोसेस कैसे करें, ये हम जो है ना प्रोसीजरल नॉलेज में देखते हैं। उसके बाद है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज एक्चुअली अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस थॉट प्रोसेस है, ईजी रिफ्लेक्टिंग ऑन स्टडी हैबिट्स टू इम्प्रूव पर्सनल लर्निंग स्ट्रेटजी। तो इन किस्म की नॉलेज जो है ना बच्चा जो है ना सीख सकता है, गेन कर सकता है। इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का रिवाइज वर्जन में जो है ना इन्होंने नॉलेज डायमेंशन दी थी, जो कि बताती है कि कौन सी टाइप ऑफ नॉलेज बच्चा सीखेगा। सो टीचर कैन मूव बियॉन्ड फ्रॉम सिंपली मेमोराइजिंग फैक्ट्स टू डेवलपिंग डीप स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड देन एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। This is essential for fostering higher order thinking skill। ये essential है to promote higher order thinking and lifelong learning। उसके बाद हमारे पास है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है डील करती है थिंग्स को थ्रू इमोशनली, सच एज फीलिंग्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू एंड एटीट्यूड्स के थ्रू। इसके 5 मेजर कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है रिसीविंग, ठीक है, अवेयरनेस एंड विलिंग टू हियर न्यू आइडिया। रिसीविंग इज सिंपली लिसनिंग टू अदर्स, ठीक है, आप किसी चीज़ को अटेंटिवली लिसन करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, आप जो कोई कह रहा है उसको, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना चाहते हैं। सिंपली मीन्स कि अवेयरनेस एंड विलिंगनेस टू हियर न्यू आइडियाज। रिस्पॉन्डिंग इज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। रिस्पॉन्डिंग तब होती है जब रिस्पॉन्ड आप तब करते हैं जब यानी आप सही से समझते हैं, अटेंटिवली सुनते हैं, देन आप रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रुप में डिस्कस करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। तो दैट पार्टिसिपेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग। Students will actively participate in group discussions, contributing thoughtful feedback to classmates. Valuing is the internalizing values and recognizing their significance। सिग्निफिकेंस को, वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करना, समझना और उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी इम्पोर्टेंस को, ये हम वैल्यूइंग में देखते हैं। ईजी स्टूडेंट्स विल एक्सप्रेस एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ड्यूरिंग क्लास। डाइवर्स जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको वैल्यू देना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको अप्रिशिएट करना, ये वैल्यूइंग होगा। एंड देन ऑर्गेनाइजिंग इंटर इंटीग्रेटिंग न्यू वैल्यूज विद इन द ओन एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम। जो वैल्यू एक ऑलरेडी वैल्यू सिस्टम है उसमें एक न्यू वैल्यू ऐड करना, इंटीग्रेट करना, दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। इसका एग्जांपल यह है कि स्टूडेंट विल इंटीग्रेट प्रिंसिपल ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग इनटू देयर पर्सनल वैल्यू सिस्टम। अपने पर्सनल सिस्टम में, वैल्यू सिस्टम में एक इथिकल डिसीजन मेकिंग का वैल्यू ऐड करना, इट विल बी ऑर्गेनाइजिंग। डेमोन्स्ट्रेट बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन मोरल डिलेमास इन राइटिंग असाइनमेंट। उसके बाद है करेक्टराइजिंग। करेक्टराइजिंग एक्चुअली consistently embodying internalized values in everyday behavior। ये क्या करते हैं कि इंटरनलाइज करते हैं जो है ना वैल्यूज़ को इन एवरीडे बिहेवियर। जो हर दिन का बिहेवियर होता है, एवरीडे बिहेवियर होता है, उसमें जो है ना वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करना करेक्टराइजिंग में। सो स्टूडेंट्स विल कंसिस्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स में अगर स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिस्टेंटली, तो दिस विल बी ए करेक्टराइजिंग स्टेज ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को हमने यहाँ थोड़ा चार्ट्स में शो किया है। ये देखें, रिसीविंग है, रिसीविंग का मतलब चूजेज, लिसन करना, सुनना, जो है ना अटेंशन पे करना। स्प्रेडिंग मतलब कन्फर्म्स, रिएक्ट करना, आप जो कुछ सुना है उसमें रिएक्ट करना, पार्टिसिपेट करना। वैल्यू का मतलब है आप इनिशिएट इनिशिएट करना, रिपोर्ट करना, उसके उसको वैल्यूएट करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब है ऑर्डर करना, सेंसाइज करना।
एंड देन कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू मीन्स इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हुए तो उसको आप इन्फ्लुएंस में रख रहे हैं। Receiving में this level is necessary for learning to occur, and then in the second step of affective domain responding क्या है, student participate in the learning activity, valuing it say students associates a value in the information they have learned, जो लर्न किया है उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। एट दिस पॉइंट द स्टूडेंट वन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दे हैव लर्न, इंफॉर्मेशन जो उन्होंने सीखा है एंड आइडियाज उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड फाइनली द स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, और इन सब चीज़ों के बुनियाद पे एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बनाता है स्टूडेंट, जिसको हम करेक्टराइजिंग कहते हैं। यहाँ पे फिर दोनों का डिफरेंस ये सेम कि कॉग्निटिव में नॉलेज है और इसमें रिसीविंग है फर्स्ट, इसमें कंप्रीहेंशन है तो इसमें रिस्पॉन्डिंग है, एंड देन इसमें एप्लीकेशन है तो इसमें वैल्यूइंग है, एंड देन इसमें एनालिसिस है तो ऑर्गेनाइजिंग है, एंड देन इवोल्यूशन है। और यहाँ पे जो है यही पांच है, तो यहाँ पे जो तीन चार और पाँच छः हैं इनको मिला के एक ओरिजिनल ऑर्गेनाइजिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का नाम दिया है, और देन पांचवा नंबर कैरेक्टराइजेशन। यहाँ पे देखें साइकोमोटर का लास्ट स्टेज ओरिजिनेशन है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स का एमसीक्यूज आता है यहाँ से, ये देख लें यहाँ से आता है एमसीक्यू तकरीबन। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स एमसीक्यू कैसा आता है कि भाई स्किल्ड इफिशिएंट इन ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क इज is involved in which stage of psychomotor domain, mechanism, guided response, adaptation, etc. तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स करना है। और यहाँ पे ये भी आ सकता है कि भाई इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग थ्रू इमिटेशन एंड ट्रायल एरर, यहाँ आ सकता है लर्निंग थ्रू इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर इज द स्टेज ऑफ साइकोमोटर डोमेन। परसेप्शन सेट गाइडेड रिस्पांस मैकेनिज्म, तो आपका गाइडेड रिस्पांस होगा। तो आप पढ़ते वक्त इनको प्रैक्टिस करें कि इसका एमसीक्यूज इस तरीके से जनरेट हो सकता है, इसके ये ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से बेहतर करें। तो थैंक यू।